उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इधर पिछले कुछ दिनों से एक नाम अचानक से चर्चा में है। फिर एक बाबा के बारे में बातें हो रही हैं, न्यूज़ चैनल पर, अखबारों में, टीवी पर उनका इंटरव्यू भी चल रहा है। और अचानक बहुत सारे, हालांकि जो पहले से जानते हैं, वरना एक बड़ी तादाद जो नहीं जानते हैं, वो भी ये नाम बार बार सुन रहे हैं। बागेश्वर धाम, एक तो ये नाम है। उसके अलावा धीरेन्द्र कुमार शास्त्री महाराज या फिर बागेश्वर धाम महाराज सरकार। उम्र सिर्फ करीब 27 साल होगी, एकदम बिल्कुल नौजवान, लेकिन अचानक सुर्खियों में और चर्चा में हर न्यूज़ चैनल पर। और उसकी वजह जो साथ में जोड़ी जा रही है वो है जादू, टोना और अंधविश्वास को लेकर। तो इस पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताऊँ कि इस वक्त तक बागेश्वर धाम के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, तो इसलिए कानून को ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बातें हो रही हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, क्राइम तक फैमिली मेंबर ने लिखा कि ये पूरा मामला है क्या, क्यों बागेश्वर धाम का अचानक नाम सुर्खियों में है, क्या वो चमत्कार या अंधविश्वास की लड़ाई है, वो सारी बातें क्या है। तो मुझे लगा कि सारी कहानी आप तक सामने रखूं। तो बागेश्वर धाम की पूरी कहानी बाद में, पहले अचानक बागेश्वर धाम हिंदुस्तान में सुर्खियों में क्यों, अखबारों में, टीवी पर, न्यूज़ चैनल पर क्यों। तो असल में इसकी शुरुआत होती है इसी महीने के दूसरे हफ्ते में। बागेश्वर धाम नागपुर में थे और नागपुर में एक रामचरित्र चर्चा का आयोजन था जो चलना था वहाँ पर करीब 13 जनवरी तक। तो 5 जनवरी से शुरू हुआ था यह आयोजन नागपुर में, और वहाँ पे बागेश्वर धाम को 13 जनवरी तक रहना था और इसी में उनका दिव्य दरबार भी लगना था। लेकिन अचानक कहते हैं, इल्ज़ाम ये है कि 13 जनवरी से पहले ही 2 दिन पहले, 11 जनवरी को 2 दिन पहले इस रामचरित्र चर्चा को बागेश्वर धाम ने ख़त्म कर दिया और नागपुर से वो निकल पड़े। अब यहीं से इस बाबा की चर्चा और विवाद की शुरुआत होती है। हुआ यूँ था कि महाराष्ट्र में जादू, टोना और अंधविश्वास को लेकर एक कानून है कि वहाँ पे आप अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे सकते, जादू टोना को बढ़ावा नहीं दे सकते। आपको मालूम है अपने देश में अंधाविश्वास, जादू टोना की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, बहुत सारे अक्सर हादसे होते रहते हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र में कानून बनाया गया कि जादू टोना या अंधविश्वास को हम बढ़ावा नहीं देंगे। महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट इसको कहते हैं। तो इसी कानून के तहत इसमें करीब 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा है। तो इसी कानून के तहत एक शख्स जो वहां पे इस तरह के अंधविश्वास के खिलाफ मूवमेंट चलाते हैं और उसी की एक कमेटी है, तो उन लोगों ने चैलेंज किया सीधे सीधे बागेश्वर धाम को कि ये जो आप करते हो दिव्य दरबार में कि लोगों को जानने का कि ये जो भी है कौन कहाँ से आया, बिना उससे बात किए हुए, बिना उसके बारे में जाने हुए आप पर्ची पर लिख के देते हैं इसका नाम ये फलाने जगह से आया, इसकी ये बीमारी है, और फिर आप उसको ठीक करने का दावा करते हैं। तो अगर आप में वाकई ऐसी कोई ताकत, कोई शक्ति है तो फिर ठीक है, आप यहाँ पे उसको साबित कीजिए नागपुर में। और अगर आप अपनी इस दिव्य शक्ति को जो आपको ऊपर वाले ने दे रखी है और आप साबित कर देते हैं कि आप सच में हर एक को पहचानते हैं, हर एक को जानते हैं बिना उसको मिले हुए, तो उस दिन इस कमेटी के लोग जो हैं वो वहाँ पे होंगे। और ये असल में कमेटी थी अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। तो इसके प्रेसिडेंट हैं श्याम मानव। उन्होंने इस दिव्य दरबार को एक तरह से ये कहा था कि एक भूत प्रेत को भगाने की दरबार लगा रखी है बागेश्वर धाम ने और लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उनका ये कहना था, चैलेंज दिया सीधे सीधे कि अगर आप में वाकई शक्ति है तो फिर आप जो भी उस दरबार में शामिल लोग होंगे हमारी मौजूदगी में, अब इसका मतलब ये था कि जो ये लोग हैं इनके भी कुछ लोग आएंगे, तो किसी के बारे में भी बागेश्वर धाम सच बता दें कि उसकी असलियत क्या है और अपना चमत्कार सबके सामने दिखाएं और दिखाएं कि हाँ वो वाकई किसी का भी सिर्फ चेहरा देखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तो ये चैलेंज किया और साथ में ये भी कहा कि अगर उन्होंने अपनी इस चमत्कार को साबित कर दिया
तो ये कमेटी उनकी 30 लाख रुपए, श्याम मानव की जो कमेटी है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, वो 30 लाख रुपए देगी। और अगर नहीं साबित कर पाए तो फिर महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। तो श्याम मानव ने ये चैलेंज किया और इसके बाद से विवाद शुरू हुआ, क्योंकि 13 जनवरी तक नागपुर में रहना था बागेश्वर धाम को, लेकिन इस चैलेंज के बाद कहते हैं कि वो 11 जनवरी को ही नागपुर छोड़कर वो वहां से निकल लिए और यहीं से बागेश्वर धाम का नाम मीडिया में लगातार सुर्खियां में है। अब सवाल यह है कि ये पूरा मामला, ये पूरी सच्चाई है या फिर बागेश्वर धाम है क्या, और क्या वो नागपुर से इस चैलेंज को स्वीकार न करने के चक्कर में भागे। तो पहले सफाई, बागेश्वर धाम ने यह कहा कि पहले से उनका कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी, और 11 जनवरी को ही ये ख़त्म करना था, तो 11 जनवरी को ख़त्म किया। कोई मैं डर कर भागा नहीं, भगोड़ा नहीं हूँ, और मुझे 11 जनवरी को ही ख़त्म करना था। साथ में ये भी कहा कि मैं कोई चमत्कारिक नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तो ये पूरी सफाई मीडिया में अलग अलग चैनलों पर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि 27 साल का एक नौजवान जो अचानक बागेश्वर धाम बना, इसकी पूरी कहानी क्या है, कौन है ये, और अचानक जो सुर्खियों में आई ये आपको मैंने अभी बताया ही, कैसे चैलेंज किया गया कि आप अपने चमत्कार दिखाएं, और 30 लाख का कहा गया कि हम देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब बागेश्वर धाम या फिर धीरेन्द्र शास्त्री, इनकी पूरी कहानी क्या है। तो असल में बागेश्वर धाम जो है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक इलाका है गढ़ा, और उसी गढ़े में, अब इस छतरपुर या फिर गढ़ा आप मध्य प्रदेश में शायद वैसे ना समझें, एक और आसान तरीका समझने का वो ये है कि इसी मध्य प्रदेश में और इसी छतरपुर में एक जगह है खजुराहो, आपने नाम सुना होगा, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो जो छतरपुर है उसी में खजुराहो भी आता है, और उसी में आता है गढ़ा, और इसी गढ़े में ये एक असल में बुंदेलखंड का ये इलाका है, और बुंदेलखंड के अंदर ही ये छतरपुर आता है, जो बागेश्वर धाम जहाँ पर है। बट ये बागेश्वर धाम शुरू से वहाँ पर नहीं था। इस गढ़ा गांव में असल में एक पहाड़ी हुआ करती थी, और वहाँ पर एक पहाड़ी थी और एक शंकर जी की मूर्ति लगी हुई थी। लेकिन जहाँ पे ये पहाड़ी और शंकर जी की मूर्ति थी, वहीं पे बराबर में ही, उस पहाड़ी के बराबर में गांव वालों ने एक तरह से एक शमशान भी बना रखा था, और उस पहाड़ी के करीब जब भी गांव या आसपास के लोगों में किसी की मौत होती तो उसी शंकर जी की मूर्ति और पहाड़ी के करीब उस शमशान में ले जाकर अंतिम संस्कार किया करते। तो कई लोग इसी वजह से, चूंकि अंतिम संस्कार होता था तो उसे मरघट की पहाड़ी भी कहा करते थे उस जगह को, और जहाँ पे अंतिम संस्कार या शमशान होता है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग भी होते हैं। और ये जो पूरा बेल्ट है बुंदेलखंड का, यहाँ पे अक्सर जादू टोना, ये छोटे छोटे गाँव में ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। लोग, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, डॉक्टर भी ज़्यादातर वहीं पे झोला छाप रहते हैं, छोटे मोटी बीमारियों के लिए इलाज करा लिया तो ठीक, वरना फिर बाबा या फिर जो जादू टोना करने वाले हैं उनके पास ये लोग जाते हैं उम्मीदों से कि बीमारी ठीक कर देंगे, परेशानी दूर कर देंगे, गरीबी दूर कर देंगे। तो वहाँ पे ये अक्सर इस मरघट पहाड़ी के पास ऐसे बहुत सारे लोग जादू टोना भी किया करते थे। धीरे धीरे वक्त बीता, फिर ये जो अपने बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इनके दादाजी ने उसी पहाड़ी के पास एक बालाजी यानी हनुमान की मूर्ति लगाई, और फिर वहीं पे एक छोटा सा मंदिर बनाया। अब उस मंदिर में पूजा शुरू, और धीरेन्द्र शास्त्री के दादा जो है वो वहाँ पे बाकायदा पूजा पाठ किया करते थे, और उन्हें दादा गुरु भी कहा जाता था। तो वहीं से इस एक तरह से बागेश्वर धाम की बुनियाद पड़ी उस मरघट पहाड़ी के करीब गढ़ा इलाके में, जो खंडवा के छतरपुर में आता है। फिर धीरे धीरे वक्त बीता, धीरेन्द्र शास्त्री के दादा की मौत हो गई, उनके पिता जो है वो किसान थे, खेती बाड़ी किया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री बड़े हुए तो फिर पढ़ाई लिखाई, करीब कहते हैं 12वीं तक पढ़ाई लिखाई की। 12वीं तक पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर वो भी इसी मरघट पहाड़ी की तरफ रुख करते हैं, जहाँ दादा ने ये मंदिर बनाया, हनुमान जी की मूर्ति लगाई, और उसी जगह पर अब
ये एक बागेश्वर धाम धीरे धीरे एक तरह से कहें तो सामने आता है। लेकिन शुरुआत में इस सब किसी का ध्यान नहीं गया, बागेश्वर धाम की तरफ नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ भी नहीं। फिर कहते हैं कि जब ये बागेश्वर धाम की बुनियाद रखी गई और दादा के बाद जब धीरेन्द्र शास्त्री ने इसकी कमान संभाली, तो उस वक्त वहाँ के लोकल मीडिया को बुलाया गया था, और ये रिकॉर्ड पर है। और लोकल मीडिया को बुलाकर कहा गया था कि बागेश्वर धाम है और यहाँ बहुत सारे चमत्कार होते हैं। तो लोकल मीडिया के लोग गए वहाँ पर, तो पूछा गया क्या क्या चमत्कार होता है। तो एक ही बताया गया था कि इस मंदिर में अगर कोई बल्ब लगाए तो बल्ब फूट जाता है, टूट जाता है। कुछ लोगों के इंटरेस्ट की चीज़ें थी, बाकी लोगों ने इसे छोड़ दिया। फिर लोकल मीडिया में कुछ कुछ खबरें छपी, उसके बाद नेशनल मीडिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं। आपको पता है अपने यहाँ बाबाओं की कहानियों की तो बाढ़ रहती है, भरी रहती है। तो शुरुआत में किसी का ध्यान इस बागेश्वर धाम की तरफ गया ही नहीं, न धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ गया। धीरे धीरे वक्त बीता। अब छोटी मोटी लोकल मीडिया में धीरेन्द्र शास्त्री की चमत्कार की कहानियाँ आती रही, हालांकि वो एक कथावाचक के तौर पर इस मंदिर में कथा सुनाया करते हैं। फिर इसके बाद मीडिया में इतना कुछ हुआ नहीं, तो सोशल मीडिया जब धीरे धीरे बढ़ने लगी, तब धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। और इसके बाद सोशल मीडिया पे जब वो आए तो फिर उस अपने चमत्कार और बागेश्वर धाम की जब चीज़ें वीडियो डालने लगे, तो फिर थोड़ी थोड़ी सुर्खियाँ मिलनी शुरू हुई। इसके बाद फिर एक अपने न्यूज़ चैनल भी होता है, एंटरटेनमेंट चैनल भी होता है, और धार्मिक चैनल भी है, जो पूरे पूरे दिन आपने देखा होगा अलग अलग कथा और ये सारी चीज़ें जिस चैनल पर टेलीकास्ट होता है। तो ऐसे ही एक चैनल के साथ 2-3 सालों तक बागेश्वर धाम की इस कथा को और बाकी वहाँ पे जो सारी चीज़ें होती है उसको टेलीकास्ट किया गया। तो वहाँ से थोड़ा और ये पॉपुलर हुआ। फिर इसके बाद यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरें, वीडियो, लाइव कथा, लाइव चमत्कार, वो वैसी तस्वीरें जब आनी शुरू हुई तो फिर ये और मशहूर हुआ। अब उसमें ये कहा जाने लगा कि ख़ासतौर पर बागेश्वर धाम में वो लोग आते हैं जो एक तो परेशान हाल होते, दूसरा शायद भूत प्रेत। तो ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें लोग आ रहे हैं, अजीब तरह का वो बर्ताव व्यवहार कर रहे हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जो है मंत्रोच्चार के बीच हाथ उनकी तरफ करते और वो सब फिर एक एक कर ठीक होते जाते। तो ये सारी चीज़ें वीडियो पे आने लगी। लेकिन असली जो मशहूर हुए धीरेन्द्र शास्त्री, वो ये हुआ कि जब पर्ची कटनी शुरू हुई और लोग आने लगे बागेश्वर धाम में और दिव्य दरबार लगने लगा, और दिव्य दरबार में बिना किसी को जाने उसके बारे में वो सब कुछ बताने लगे। अब ये चीज़ें लाइव भी दिखाई जाने लगी, ये चीज़ें सोशल मीडिया पर भी आने लगा। तो अब उसके लिए ये होता कि कुछ शख्स कैसे किसी के बारे में यूं ही जान सकता है, और कौन कौन हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आ रहा है, लेकिन अब उसका नाम ये है, उसके पिता का नाम ये है, वो यहाँ रहता है, उसके परिवार में ये मुश्किल है, वो इसलिए यहाँ आया, उसके मन में ये 5 सवाल हैं, ये 6 सवाल हैं। ये सारी चीज़ें को कैसे, मन की बात कैसे समझ सकता है। और ये लाइव परफॉर्म करके धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार वो दिखाने लगे। तो अब इससे लोग जो है वो ज़्यादा खिंचते चले गए कि ये तो चमत्कार है, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में क्या है, सामने वाला क्या सोच कर आया, किन सवालों के साथ आया, किन परेशानियों के साथ आया, बिना बोले हुए सामने बागेश्वर धाम सरकार बता रहे। अब आलम यह हुआ कि इसी के बाद फिर सोशल मीडिया के ज़रिए देश नहीं फिर विदेश में भी नाम शुरू हुआ। ये भी कहा जाता कि फिर वो लंदन भी गए और वहाँ पे भी दिव्य दरबार लगाया। अब ये जो पर्चियाँ कटनी शुरू हुई तो वहाँ पे ये था कि बागेश्वर धाम आए, वहाँ पहले एक नारियल आप बांधें, फिर आपको ये जो पर्ची और अर्जी है असल में ये था कि ये हनुमान जी की तरफ से होगा और उसके ज़रिया बनेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। तो पर्चियाँ कटने लगी, लोग आने लगे। अब इतने सारे भीड़ और लोग आने लगे कि हर एक के तो नंबर आ नहीं सकता था, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों के नंबर आते। कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जो पर्चियाँ कटती थी उसमें 1000 रुपये लिए जाते थे, और 1000 में से अगर मान लो 10,000 लोगों की पर्चियाँ ली गई तो कुछ 5, 7, 10, 20 बस वही उन्हीं की बातें हो रही है, बाकी सब की बातें नहीं हो रही हैं। तो ये भी उनके विरोधी इल्ज़ाम लगाने लगे। अब हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है नहीं मालूम, लेकिन इस पर्ची और ये कि बिना सामने वाले के सुने कि एक शख्स आया बैठा और वो अपनी मुसीबत बताए उससे पहले ही
वो लिख कर उसके बारे में रखे हुए कि ये तुम्हारा नाम है, तुम मेरे पास ही आए हो, तुम अगर कुछ पर्ची पर लिख कर रहा है तो तुम्हारी पर्ची में इतने सवाल हैं, और ये दिखाया जा रहा है। तो इससे और ज़्यादा फेमस होने लगे। तब यही था, इसी को लेकर फिर नागपुर में जो शुरू हुआ कि दिव्य दरबार के नाम पर ही प्रेत दरबार लगाते, भूत प्रेत भगाते और सामने वाले को मतलब बिना जाने हुए उसके बारे में सब कुछ बता रहे हैं। तो ये ज्ञान कहाँ से आ सकता है? हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं उसको माइंड रीडिंग और क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन खैर उसके बारे में मुझे जानकारी इसलिए नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ फैक्ट्स रख रहा हूँ। तो विवाद वहाँ से शुरू हुआ नागपुर से, और मशहूर जो हुए बागेश्वर धाम वो इस वजह से कि सामने वाले को बिना कुछ जाने वो उसके बारे में सब बता रहे हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब आज का एक किस्सा है, और आप लोगों में पता नहीं किसकी पहुंच है वहाँ तक, देखना चाहिए, लेकिन मुझे भी मालूम नहीं उस चैनल का नाम। आज बागेश्वर धाम इस वक्त छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में, और 19 तारीख से उनका वहाँ पे भी दिव्य दरबार और वो कथा चल रही है। और आज खुद मैंने जब देखा तो उसमें ये था कि उनका ये कहना था कि शासन प्रशासन ने कहा है कि 4 लाख लोग आज मौजूद हैं, पंडाल में भीड़ विजुअल में दिख रहा है। अब इसी दौरान ये न्यूज़ चैनल पर और मीडिया में अंधविश्वास, जादू टोना और लेकर बागेश्वर धाम पर उंगलियां उठाई जा रही है। तो आज तमाम नेशनल टीवी के जो रिपोर्टर थे वो उस जगह पर मौजूद, और ये था कि बागेश्वर धाम से सवाल पूछना है कि जो इल्ज़ाम लग रहा है आप नागपुर से क्यों भागा है, आप चमत्कारिक आदमी हैं, आप चमत्कार करते हो, आप कैसे जान लेते हो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, आप बोलते हो, सारी चीज़ें पूरे विवाद को लेकर। तो हुआ ये कि इसको लेके बागेश्वर धाम थोड़े नाराज भी। आखिरी में ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, बागेश्वर धाम के ही शायद चैनल पे है, तो कहीं टाइप करके आप देखिएगा, मिल जाएगा। तो उसमें लास्ट में ये होता है कि बागेश्वर धाम कहते हैं कि मेरे ऊपर अंधविश्वास और इन सारी चीज़ों का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फिर वो चुनौती देते हैं कि ये जो मीडिया मेरे को बदनाम कर रही है, मैं सनातनी हूँ, सनातनी धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अंधविश्वासी बताया जा रहा है, और कहा जा रहा कि मैं नागपुर से डर के भागा, मैं भगोड़ा। पर बोले कि आज मैं बताता हूं कि मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा है, और मैं साबित करूंगा। अब एक ओपन प्लेटफॉर्म पर जहां मीडिया के तमाम लोग हैं, पंडाल में लाखों भक्त हैं, और बागेश्वर धाम कहते हैं कि आज मुझे मेरे मतलब हनुमान ने इजाज़त दी है, तो आज मैं पहली और आखिरी बार सफाई दूंगा, और उसके बाद कभी सफाई नहीं दूंगा खुद पर लगे इल्ज़ामों के बारे में। इसके बाद 2 चीज़ें होती हैं, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा उसमें, वीडियो अगर आप लोग देखें तो। हम लोग दिखा नहीं सकते क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू है। पहला, वो मीडिया वाले से कहते हैं कि आप लोग आपस में तय कर लो कि आप में से 2 रिपोर्टर ऐसा कौन है जो मेरे सामने आएगा, और उन 2 रिपोर्टर के मन में क्या चल रहा है, वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, उसका परिवार क्या करता है, मैं बता दूंगा। बल्कि मैं ये भी बता दूंगा, आप लोग तय करोगे कि वो 2 रिपोर्टर कौन मेरे पास आने वाला है। मुझे अभी नहीं मालूम, आपको तय करना है, पर मैं उसका नाम पहले से पर्ची पर लिख कर रख लूँगा। यानी कि जब तक आप तय करोगे, मुझे पता है पहले से कि इस सारे मीडिया की जो भीड़ है वहाँ पे करीब 30-40 चैनल के जो रिपोर्टर थे, शायद ज़्यादा हों, तो उनमें से 2 कौन आएगा, ये जो 30-40 आपस में तय करेंगे, वो मुझे पहले से मालूम है और मैंने पेपर में लिख लिया। थोड़ी देर तक फिर इधर उधर होती है, कुछ और वो बात करते, फिर कहते हैं कि लगता है आप लोग आपस में तय नहीं कर पा रहे, तो चलो पहला मैं करता हूँ, मैं ही बुलाता हूँ। एक फीमेल रिपोर्टर की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि आप आओ। एक महिला रिपोर्टर बागेश्वर धाम के करीब जाती है, कहते हैं चलो तुमको तो मैंने बुला लिया। अब बहुत सारे लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारी पहले से जान पहचान है, हमारी सेटिंग है कि तुमको बुलाया ताकि हम लोगों को बेवकूफ़ बना सके, और हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं सब कुछ। तो अब इसको कैसे साबित किया जाए? तो एक काम करो, अब वो उस महिला रिपोर्टर से कहते हैं, फीमेल जर्नलिस्ट से, कि अब एक को आप लेकर आओ, इस पूरी पंडाल से किसी को भी, एक ऐसे शख्स को आप खुद चुनो और मेरे पास लेकर आओ। पर उससे पहले मैं ये पर्ची पे लिख रहा हूं कि आप किसको लेकर आओगे, मैं उसका नाम पूरा, उसका सब कुछ लिख के रखूंगा। अभी आपको पता नहीं है मतलब कि आप किसे लाने वाले हो, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन आप जाओ, जहां से, जिस तरफ से, जिस शख्स को लेकर आना है आप लेकर आओ।
बट मेरे पास उसका नाम पहले से है, तो तुमको बुलाया ये तो सबको पता है, लेकिन तुम किसको बुला रही हो ये मैं पहले से कैसे समझ सकता हूँ। लेकिन मैंने पर्ची पे उसका नाम लिख दिया। इसके बाद वो कैमरा चलता है और वो फीमेल जो रिपोर्टर है वो घूमती है पंडाल की तरफ, अपने जर्नलिस्ट साथियों में से किसी को नहीं लेती है, और बहुत आगे जाने के बाद वो एक महिला की तरफ इशारा करती है और उस महिला को अपने साथ लेकर आती है। अब वो जब वो महिला को साथ लेकर आती है तो पर्ची पहले ही बागेश्वर धाम ने लिख रखा था, वो पर्ची उठाते हैं, उसके बाद वो महिला के बारे में बताते हैं। उसके बच्ची थी शायद, तो उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम, बीमारी, वो सारी। तो ये उन्होंने फिर सबके सामने कहा कि देखो मैंने इस जर्नलिस्ट को तो बुलाया, लेकिन ये किसे बुलाएगी मुझे नहीं मालूम था, पर उसके बारे में मैं पहले से रखा हुआ था। ये पहला हो गया। अब फिर ये कहते हैं कि अब तो कोई मुझे अंधविश्वासी नहीं बोलेगा। उसका कहते हैं एक लास्ट चांस और देता हूँ। फिर वो एक नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये नाम है, इस नाम के साथ यहां पे खड़े हुए किसी एक जर्नलिस्ट का रिश्ता है, वो उसका शायद रिश्ते में चाचा लगता है, तो जिसके चाचा का नाम ये है वो रिपोर्टर मेरे पास आ जाए। इत्तेफाक से एक रिपोर्टर एबीपी न्यूज़ चैनल के आगे आता है और वो बताता है कि हाँ ये नाम जो आपने बताया वो शायद चाचा ही थे। फिर वो पर्ची उठाते, उससे पहले उसी का नाम लिखा हुआ है कि तुम्हारा एक भतीजा है, भतीजे का नाम ये है। बोलता हाँ यही है। तुम्हारे भाई ने अभी कोई नया घर खरीदा है? तो रिपोर्टर कहता हाँ 2 दिन पहले ही गृह प्रवेश हुआ है। तो वो सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद वो रिपोर्टर कहता है कि मैं कभी भी मतलब अपनी जीवनी, अपनी लाइफ, अपने रिलेटिव, घर कहाँ रहता हूँ ये शेयर नहीं किया, लेकिन बागेश्वर धाम को सब पता। और वो कहता जो भी कहा सब सच कहा है। अब इसके बाद वो कहते अच्छा तुमको एक सवाल पूछने का मौका देता हूँ। हालांकि यहाँ पे उस रिपोर्टर ने थोड़ी गलती कर दी। उसने सवाल खुद के बारे में ही पूछ लिया। उसने कहा कि मैं अपने मीडिया के पेशे में और कितना बेहतर कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ ये बताइए, जबकि उसको सवाल बाबा से ही रिलेटेड कुछ पूछना चाहिए था। खैर इस पर बागेश्वर धाम ने कहा कि तुम्हारी उन्नति, तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, ये सारी चीज़ें। फिर 2 मंत्र लिख के दिया कि ये मंत्र पढ़ना और बेहतर करोगे। और फिर अचानक सबसे जो मतलब इस पूरी कहानी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो अब आता है। ये करने के बाद अब बागेश्वर धाम कहते हैं एक तरफ एक और पर्ची थी उठाया, कह रहा तुम्हारे लिए एक और पर्ची रखी हुई है। इस पर्ची में वो चीज़ें लिखी हैं मैंने जिसका राज सिर्फ तुम जानते हो या मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जानता। साथ में वो एक लाइन बोलते हैं कि इस पर्ची में एक कमरे का पूरा सच है। उसके बाद वो फिर कहते कि मैं सार्वजनिक रूप से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ तुमको भरोसा हो जाए 2 लाइनें तुम पढ़ सकते हो। उसके बाद वो आधा मोड़ के उस रिपोर्टर की तरफ करते हैं और 2 लाइन बोलते हैं कि वो आएगा और उसकी मतलब एग्जैक्ट कुछ लाइन मैं भूल रहा हूँ, बट 2 लाइन। अब वो कैमरा जो है बागेश्वर धाम और रिपोर्टर पर है, दोनों पर। रिपोर्टर का चेहरा जो है वो एकदम मतलब हैरत में है। और फिर वो पर्ची रख ली जाती है। अब रिपोर्टर जो है उसी मंच से बागेश्वर धाम की जय हो, बाबा बागेश्वर धाम की जय हो, और मैं पूरा भरोसा करता हूँ, वो सब कुछ बोल देता है। और इसके बाद खैर वहाँ से ये सभा खत्म हो जाती है। तो जर्नलिस्ट को अपनी वो दिखाने के लिए कि अंधविश्वास ही नहीं हूँ मैं, ये भी, और दूसरा 2 जर्नलिस्ट को, बाकी जर्नलिस्ट को दिखाने के लिए कि मुझे सब पता है, ये भी लाइव उस चैनल पर लिखा है। इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप अगर देखेंगे बागेश्वर धाम में कहीं भी। तो ये हुआ। अब सवाल ये कि 27 साल की उम्र में ये चलो जादू टोना या शक्ति कहाँ से है, इसके अलावा और क्यों विवाद में रहे। तो बागेश्वर धाम पर विवाद एक तो एक बयान को लेकर हुआ था हाल में, पठान फिल्म आ रही है कि पठान फिल्म का बायकॉट करो। एक और विवाद शुरू हुआ था कि एक बुलडोज़र खरीदो, सब कमज़ोर मत बनो, उसको लेके काफ़ी विवाद मीडिया में रहा। एक तीसरा था छूत और अछूत को लेकर कि एक शख्स आया विजय नाम का, और कहते हैं कि वो वीडियो चल रहा था और वो जब आ रहा है पैर छूने लगा तो बागेश्वर धाम ने कहा कि नहीं तुम पैर मत छू, अछूत हो। लेकिन खैर उसके ऊपर सफाई भी थी और बाद में उस वीडियो में ये कहते हुए सुनाया जा रहा कि तुम पैर मत छू, हम अछूत हैं। तो बागेश्वर धाम ने खुद के लिए बात कही।
अब इसकी सच्चाई नहीं मालूम कि ये बाद में हुए या पहले से यही था। तो कुल मिलाकर चमत्कार, विश्वास, अंधविश्वास, इन सारी चीज़ों की वजह से एक बाबा पिछले 3-4 दिनों से अपने देश में बाकी तमाम मुद्दों को छोड़कर सुर्खियों में है, हेडलाइंस हैं, इंटरव्यू के लिए होड़ मची हुई है और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बहुत सारे लोग की फरमाइश थी आज स्पेशली कि आप बागेश्वर धाम की कहानी सुनाएं, तो इसीलिए मुझे ये कहानी आपको सुनानी पड़ी। और मुझे लगा कि चूँकि अभी 2 चीज़ें एक और हैं, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई। कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी पर्चियाँ जो कटती हैं, पर्चियाँ मिलती हैं जो जिनकी अर्जियाँ लग जाती हैं और फिर बागेश्वर धाम बताते हैं, उसमें एक और चीज़ है, जिस किसी के खिलाफ पुलिस केस है, कोई मुकदमा दर्ज है या उसने कानून तोड़ा है, जुर्म किया है, उसके बारे में बागेश्वर धाम उसको कोई उपाय नहीं बताते और ना कुछ बताते हैं। तो ये किसी ने पूछा ऐसा क्यों, तो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में वो कानून के लपेटे में आ जाए। तो कभी भी जो इस तरह के कानून का उल्लंघन करने वाले पहुंचते हैं कि अब मान लीजिए अगर कोई पुलिस से भागा हुआ और बाबा से जाकर पूछ दे भागा हुआ और कैसे भागते हुए बच सकता हूँ, तो ये एक तरह से रास्ता दिखाना हो जाएगा। तो ऐसे में तो फिर कानून की कई धाराएं लपेट ही जा सकती हैं। तो ये भी कहा जाता है कि इस तरह के लोगों का जो क्रिमिनल हैं या फिर कानून को जिनकी तलाश है, उसके बारे में कोई उपाय नहीं बताया जाता। तो ये थी कहानी। इस वक्त अपने देश में